हेलो दोस्तों, आप सभी का एवन लाइफ स्टोरी चैनल में स्वागत है। क्या होता है जब मेरी शादी एक दुबले पतले इंसान से हो जाती है? पर मुझे तो हट्टा कट्टा इंसान चाहिए था। अचानक मेरी नजर ससुर पर पड़ी और फिर ससुर ने मेरे साथ जो किया वो सुनकर आपकी हालत खराब हो जाएगी। कहानी अंत तक जरूर सुने और चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से है। मेरा हमेशा से एक ही ख्वाब था कि मेरा पति एक पहलवान जैसा हो। जब उसके अंदर मर्दाना ताकत काफी ज्यादा होगी तो वह मुझे हर तरह से संतुष्ट कर पाएगा। बस इसी चाह में मैं दिन रात निकालती थी कि एक दिन मेरी शादी हो जाएगी और मैं अपने पहलवान पति के साथ जिंदगी गुजार लूंगी। मैं जब भी गांव में किसी लड़की के पति को मरियल सा देखती या दुबला पतला देखती तो मुझे बहुत अजीब लगता और मन ही मन सोचती कि पता नहीं ये अपनी पत्नी को कैसे संतुष्ट कर पाता है। ये 1 घंटे के अलावा ठीक से भी नहीं सकता। इसीलिए तो मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरा पति इतना हट्टा कट्टा हो कि वो किसी भी तरह से थकान महसूस ना करे और पूरी रात मुझे संतुष्ट कर सके। लेकिन दिक्कत तो तब आई जब मेरी शादी भी एक दुबले पतले इंसान से हो गई। ना उसमें पहलवान बनने की चाह थी और ना ही हटे कटे होने की। उसे तो बस सिर्फ और सिर्फ अपने ऑफिस के काम से मतलब था। इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं दिखता था और मेरी तरफ भी उसका ध्यान बहुत कम रहता था। यहां तक कि वह रात में भी अपने ऑफिस में काम करता रहता था। महीने में एक बार वह मेरे पास आता था। जो जो ख्वाब मैंने शादी से पहले देखे थे वह सब तो अधूरे रह गए थे। इसमें कोई शक की बात नहीं थी। लेकिन मेरा जो हमेशा से सपना था, इसे तो मैं पूरा करके ही रहूंगी। और ऐसे दुबले पतले और बिजी आदमी के साथ मैं पूरी जिंदगी कैसे गुजार सकती थी? इसलिए मैंने अपना दिमाग चलाया और कुछ ऐसा इंतजाम कर डाला जिस वजह से मैं पूरी रात करके संतुष्ट हो जाऊं। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। 2 बड़े भाइयों की छोटी बहन और सबकी लाडली ही हूँ। माँ पापा 2 बड़े भाई और मैं, हम 5 लोग ही घर में रहते थे। हमारे इतने बड़े परिवार में मेरे चाचा ताया के किसी के भी लड़की नहीं थी। सब लोगों के एक एक दो दो लड़के ही थे। इतने बड़े परिवार में मैं लड़की सिर्फ अपने माता पिता की मैं एक ही थी। इसलिए सब लोगों का प्यार सिर्फ मेरे लिए ही था। घर में कोई भी फंक्शन होता तो सब लोग मुझे ही कन्या के रूप में आगे आने को बोलते थे। सब लोगों का इतना प्यार पाकर मैं काफी खुश थी और मेरी पढ़ाई लिखाई में भी किसी तरह की कोई कमी नहीं आई। बेशक हम लोग ज्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन मेरे माँ पापा का हमेशा से ही उसूल था कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाई लिखाई करवाओ ताकि वो सरकारी नौकरी लगने के बाद अपना भविष्य सुधार लें, ताकि उन्हें अपने भविष्य में किसी के आगे हाथ न फैलाने पड़े। माँ पापा ने भी काफी मेहनत की थी, लेकिन उन लोगों की इतनी जिम्मेदारियों की वजह से वह लोग कोई नौकरी हासिल नहीं कर पाए। दरअसल मेरे माँ पापा की उम्र ज्यादा बड़ी नहीं थी। उनकी शादी बिल्कुल छोटी सी उम्र में हो गई थी। इस वजह से हम लोग भी उनकी छोटी सी उम्र में ही पैदा हो गए थे। अब उन लोगों का हमेशा से ही सपना था कि वह लोग पढ़ लिख कर नौकरी लगे, लेकिन उन लोगों की जिम्मेवारी इतनी ज्यादा हो गई थी कि वह लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए। लेकिन माँ पापा ने स्पष्ट रूप से बोल दिया था कि हम लोगों ने जिस मजबूरी का सामना किया था वह मजबूरी अपने बच्चों को नहीं देखने दूंगा। इसलिए बेशक हम लोग गरीब हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम तो हम लोग कर ही लेंगे। और वैसे मेरे पिताजी को एक अच्छा काम मिल गया था, जिस वजह से हमारा गुजारा भी अच्छे से हो जाता था। इस वजह से पापा ने मेरे दोनों बड़े भाई और मेरी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं आने दी। मेरी स्कूल पूरी होने के बाद मुझे कॉलेज में दाखिला दिलवाया गया। स्कूल में भी मैंने अच्छे से टॉप किया था और कॉलेज में भी मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही थी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मेरी हमेशा से एक ही चाह थी कि मैं जिस इंसान से शादी करूंगी वह शरीर में इतना हट्टा कट्टा हो कि वह मुझे पूरी तरह से संतुष्ट कर सके। मेरे हमेशा से मन में इस तरह की लालसा लगी रहती थी कि मैं अपने पति के साथ पूरी रात एंजॉय करूं। हाँ, बेशक मैं शादी से पहले किसी भी लड़के को नहीं देखती थी, ना ही मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट था। लेकिन शादी के बाद की बात अगर आए
तो मुझे एक पहलवान जैसा पति चाहिए था, जो मेरी हर तरह से ख्वाहिश पूरी कर सके। अक्सर मैं गांव में जब भी देखती थी कि कोई लड़की का पति दुबला पतला होता था या फिर पहलवान जैसा शरीर नहीं होता था, तो मुझे बहुत ही अजीब लगता था। मैं मन में ही सोचती रहती थी कि पता नहीं इसका पति इसे कैसे खुश रख पाता है। लेकिन फिर दूसरी तरफ मैं सोच लेती कि मैं तो जिस भी इंसान से शादी करूंगी वो काफी पहलवान जैसा ही होना चाहिए। फिर यही सब सोचते सोचते हमारे दिन निकल रहे थे। अब मेरा कॉलेज पूरा होने के बाद में नौकरी की तैयारी करने लगी। मैंने नौकरी के काफी पेपर दिए, लेकिन मैं किसी भी पेपर में पास नहीं हो पा रही थी। मैं मेहनत भी काफी कर रही थी, लेकिन फिर भी पता नहीं मेरी किस्मत को क्या मंजूर था। तभी अभी मेरी उम्र भी काफी हो चुकी थी। तभी एक रोज जब हम लोग बैठे थे, तो पापा ने कहा कि सीमा बेटा, तुमने बहुत प्रयास कर लिया, लेकिन तुम नौकरी नहीं लग पा रही हो। खैर, भगवान की भी यही मर्जी होगी। तुम्हारी किस्मत में ही नौकरी लगना नहीं लिखा होगा, इसलिए अब तुम्हारी शादी तो हमें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी उम्र भी काफी हो चली है। तुम्हें भी तो अपने जीवन साथी के साथ समय गुजारना होता है। मुझे भी पापा की बात ठीक लगी। मैंने भी हाँ भर दी। अभी पापा ने कहा कि हम तुम्हारे लिए ऐसा लड़का तलाश करेंगे जो तुम्हें शादी के बाद भी पढ़ाई लिखाई करने की इजाजत दें, ताकि तुम फिर से प्रयास करना। हो सकता है शादी के बाद भी तुम नौकरी लग जाओ। खैर, हम सब लोग काफी खुश हो गए। पापा ने मेरे लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। दरअसल हमारे समाज में एक ऐसी प्रथा थी कि जब एक लड़के और लड़की का रिश्ता तय होता है, तो वह दोनों एक दूसरे को शादी से पहले देख नहीं सकते, ना ही वह एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ये प्रथा हमारे घर में भी थी, और किस प्रथा को लेकर पापा का स्वभाव भी काफी अलग ही था। इसलिए किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि पापा के सामने इस प्रथा को लेकर कोई बात शुरू हो जाए। अब मेरे लिए एक लड़का तलाश कर लिया गया, जो एक बड़े ऑफिस में काम करता था और अच्छे स्वभाव का भी था। मेरे ससुराल वालों का परिवार ज्यादा बड़ा नहीं था। मेरे ससुर और मेरे पति सिर्फ 2 लोग ही रहते थे। मेरी सास का देहांत मेरे पति के बचपन में ही हो गया था। उसके बाद से मेरे ससुर ने ही मेरे पति को पाला था। अब हम लोगों की शादी का भी जिक्र होने लगा, लेकिन मेरे मन में तो सिर्फ यही लालसा थी कि देखने में पता नहीं मेरा पति कैसा होगा। मैं हर तरह से संभव प्रयास कर रही थी कि किसी भी तरह में अपने पति की तस्वीर देख लूं या फिर उनसे एक बार मुलाकात कर लूं। लेकिन खैर, हमारे गांव की इस रिवाज की वजह से मैं अपने पति को नहीं देख पाई। लेकिन फिर मेरे मन में आया कि अगर पापा ने देखा है तो शायद अच्छा ही देखेंगे। और घर में मैं माँ के आगे हमेशा इस बात का जिक्र तो करती ही रहती थी कि मेरे लिए ऐसा लड़का देखना जो शरीर में हट्टा कट्टा हो। शायद माँ ने पापा के आगे इस मसले में जिक्र तो किया ही होगा, इसलिए पापा मेरे लिए कोई मरियल तो देख नहीं सकते। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। अब मेरी शादी भी हो गई। शादी के बाद मैंने अपने पति को देखा तो वह इतना दुबला पतला था कि सांस लेना भी मुश्किल हो सकता। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि पापा ने मेरे साथ ये सब क्या कर दिया। लेकिन इनके बीच एक बात ये ठीक थी कि मेरे पति के संस्कार बहुत अच्छे थे और वह लोग काफी अमीर भी थे। किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मेरी जो लालसा थी वह तो अधूरी ही रह गई। खैर, अब मुझे सुहागरात के लिए अपने कमरे में भेज दिया गया। थोड़ी ही देर बाद मेरे पति आए। मैंने उनके हाथ में दूध का गिलास थमाते हुए कहा कि मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूं और मैंने अपने पति से कुछ भी नहीं छुपाया। मैंने उनसे झट से बोल दिया कि शादी से पहले मेरा एक सपना था कि मेरा पति हटा-कटा और पहलवान जैसा दिखने वाला हो। लेकिन खैर, अब आप जैसे भी हो, मेरे पति ही हो। शायद मेरे पति को इस बात का बहुत बुरा लग गया। वह बिना कुछ बोले वहां से उठे और बाहर आ गए। लेकिन जैसे तैसे मैंने उनके सामने मिन्नतें की और उन्हें मना लिया। फिर हम लोगों ने अपनी सुहागरात मनाई है, लेकिन जो मेरे मन में खुशी थी वह तो अधूरी ही रह गई, क्योंकि मेरे पति 1 घंटे से ज्यादा टिक ही नहीं पाए। थोड़ी ही देर में उनका मन भर गया और वह सो गए। मैं तो पूरी तरह से अधूरी ही रह गई थी। मैंने ना जाने क्या क्या सपने देखे कि शादी के बाद
सुहागरात को मैं अपने पति के साथ पूरी रात एंजॉय करूंगी। लेकिन मेरा पति तो इतना कमजोर था कि कुछ भी ढंग से कर नहीं पाता था। लेकिन खैर, अब मैं कर भी क्या सकती थी? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आता था। यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब तो मेरे पति ऑफिस में जाने लगे और वहां का काम इतना ज्यादा ले लिया कि समय निकालना ही मुश्किल हो गया। अब वह सवेरे जल्दी ही चले जाते और शाम को 12 बजे रात को आते थे। आने के बाद, खाना खाने के बाद वह सो जाते और कहते कि मैं बहुत थक गया हूं। अब मेरी जरूरतों का क्या? आखिर एक पति अपनी पत्नी का ही जरूरतों का ख्याल नहीं रखेगा तो फिर कौन रखेगा? मैं यह बात उन्हें हर रोज कहती थी, लेकिन वह मेरी बात को इग्नोर कर देते थे। अब यह सिलसिला काफी महीनों तक चलता रहा। मैं भी एक पति का सुख पाने के लिए पूरी तरह से तरस गई थी। अब मेरा भी स्वभाव काफी चिड़चिड़ा हो चुका था। एक रोज मैंने अपने पति से बोली दिया कि आप अपने शरीर को पहलवान जैसा नहीं बना सकते, तो कम से कम अपनी पत्नी की तरफ तो ध्यान दे लो। ज्यादा देर नहीं टिक पाते तो कम देर ही सही, लेकिन मेरे नजदीक तो आओ। लेकिन मेरे पति ने गुस्से में कहा कि मुझे भी हजारों काम रहते हैं, तुम्हें तो बस यही लगा रहना है। ये कहकर वो चले जाते हैं। शादी के बाद से आज तक मेरे पति ने ना तो मुझे बाहर कहीं घुमाया था और ना ही कहीं लेकर गए थे और ना ही मुझे अच्छे से टाइम दे पा रहे थे। अब मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कभी कभी तो मेरे दिमाग में आता था कि शायद मेरे पति का किसी दूसरी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। तभी तो वह दिन रात घर से बाहर ही रहते हैं और मेरी तरफ ज्यादा ध्यान भी नहीं देते। वरना भला ऐसा कौन सा मर्द होगा जो अपनी बीवी के साथ वह सब करे बिना इतने समय तक रह जाए? ये सब जब मैंने पता लगाया तो मैं बिल्कुल झूठी निकली, क्योंकि मेरे पति का कोई औरत के साथ किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं था। वह सच में ऑफिस के काम में ही बिजी रहते थे। लेकिन इन सब के बीच मेरी जरूरतों का भी तो उनको ख्याल करना ही चाहिए। भला मैंने शादी की ही किस लिए है, जब मेरा पति ही मेरे नजदीक नहीं आता? लेकिन ऐसे ही दिन निकलते गए। मेरे पति से ज्यादा सुंदर और देखने में हटे कटे तो मेरे ससुर ही थे। दरअसल मेरे पास ससुर एक पहलवानी सिखाने का अड्डा चलाते थे, जिसमें वह खुद भी पहलवानी करते थे और लड़कों को भी पहलवानी सिखाते थे। मैं हर रोज अक्सर छत से देखा करती थी, क्योंकि हमारी छत से उनके अड्डे में जो कुछ भी होता था वह साफ दिखाई देता था। मैं देखती थी कि मेरे ससुर किस तरह पहलवानी करते हैं। उनके हट्टे कट्टे शरीर को देखकर मेरे मन में काफी लालसा होती थी, लेकिन मैं अपने सपनों को वहीं पर दबा लेती थी। वह पूरे साल लड़कों को पहलवानी सिखाते और अंत में उनका रिजल्ट निकालने के बाद किसी एक पहलवान को चुनते और उसे बड़े बड़े कामों के लिए भेजते थे। उन्होंने काफी पैसे भी देते थे। इस काम को मेरे ससुर करते थे, इसलिए उन्होंने एक लड़का रख रखा था जो पहलवानी में तेज भी था और पहलवानी भी बहुत अच्छे से करता था और शरीर में भी काफी हटाकटा था और मेरे ससुर का हर तरह से सम्मान भी करता था। इसलिए मुझे तो देखकर यही लगता था कि इस बार का विजेता यही लड़का रहेगा। उसका नाम ब्रजेश था। मेरे ससुर भी उस ब्रजेश की काफी तारीफ करते रहते थे। लेकिन खैर, मुझे क्या, मुझे तो सिर्फ अपने शरीर की चिंता थी। एक रोज जब मैं कपड़े सुखा रही थी तो मैंने देखा कि मेरे ससुर मेरी तरफ देख रहे हैं। वह मेरे पास आए और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि तुम मुझे खुश कर दो। इसके बदले में मैं तुम्हें जो कहोगी वह ला कर दूंगा। मुझे वैसे किसी चीज का कोई लालच तो नहीं थी, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही चीज की दिक्कत थी कि मेरा पति मुझे किसी भी तरह से खुश नहीं रख पाता। अब मैंने भी अपन होश गंवा दिया और अपने ससुर की बाहों में जाकर लिपट गई और उनके माथे को चूमते हुए उन्हें कहने लगी कि आप तो अपने बेटे को अच्छी तरह से जानते हैं। सवेरे जल्दी जाते हैं और रात को कितनी देर से आते हैं। आने के बाद खाना खाते ही सीधा सो जाते हैं। न मेरी तरफ ध्यान देते हैं और ना ही मुझे खुद को छूने देते हैं। अब भला ऐसा कैसे चलने वाला है? मेरी भी तो कोई इच्छा होती है। मुझे भी तो एक मर्द की जरूरत होती है। तभी मेरे ससुर ने मुझे वहां से उठाया और अपने कमरे में ले जाकर अपने बेड पर लेटा दिया और कहा कि तुम फिक्र क्यों करती हो? जब तुम्हारा ससुर इतना हैंडसम और हटाकटा है तो तुम्हें अपने पति की क्या जरूरत?
तुम तो बस मेरी हो जाओ, उसके बाद से तुम देखो मैं तुम्हारी जिंदगी कैसे संवार देता हूं। तभी मैंने अपने ससुर से कहा कि अगर मेरे पति को पता चल गया तो तभी ससुर जी ने कहा कि वह निठल्ल घर पर रहता ही कहाँ है जो उसे पता चलेगा। खैर, इसी तरह मेरा और मेरे ससुर का सिलसिला शुरू हो गया। अब रात को मेरे पति के आने से पहले ही मैं अपने ससुर कमरे में जाकर अपनी प्यास मिटा लेती थी, और दिन में जैसे ही मेरे पति चले जाते थे उसके बाद से मैं सीधा ससुर के कमरे में चली जाती, और हम दोनों एक दूसरे के साथ खूब एंजॉय करते थे। एक रोज मैं और मेरे ससुर वह सब कर रहे थे तो मेरे ससुर ने कहा कि आज तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो। तभी मैंने उनसे कहा कि शादी को कितना समय हो गया, लेकिन मेरे पति एक बार भी मुझे बाहर घुमाने के लिए नहीं लेकर गए। तभी मेरे ससुर ने कहा कि तुम आज अपने पति से कोई बहाना बना देना और हम लोग घूमने के लिए चले जाएंगे। तभी मैंने अपने पति से कहा कि मेरी मौसी की लड़की की बर्थडे पार्टी है तो मैं वहां पर जा रही हूं। मेरे पति ने कहा कि ठीक है, तुम चली जाओ, मुझे तो टाइम नहीं है जाने के लिए। इतना कहकर वह तो ऑफिस के लिए चले गए और मैं अपने ससुर के साथ घूमने के लिए चली गई। मेरे ससुर ने मुझे खूब शॉपिंग करवाई, डिनर करवाया, और अच्छे से हम लोग फिल्म देखकर घर पर आ गए। आज मैं पूरी तरह से खुश थी, क्योंकि जो सुख मुझे एक पति से मिलने वाला था वह मेरे ससुर दे रहे थे। अब मैं पूरी तरह से अपने ससुर के प्यार में अंधी हो चुकी थी। अब हम दोनों का यह रूटीन हो गया था कि मेरे पति के जाने के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ वह सब करने लग जाते। मेरे ससुर शरीर में इतने हटे कटे थे कि वह मुझे बहुत अच्छी तरह से संतुष्ट कर देते थे। वह पूरी रात मेरे साथ वह सब करने के लिए भी ताकत रखते थे, लेकिन अपने पति के डर से हम लोगों को जल्दी ही खत्म करना पड़ता था। खैर, एक रोज जब मैं बिस्तर समेट रही थी तो मैंने देखा कि मेरे ससुर का चेला, जो पहलवानी में काफी अव्वल है, वह ब्रजेश मेरी तरफ घूर घूर के देख रहा है। शायद वह भी मेरी इस जवान भरे शरीर और इतने सुंदर चेहरे पर मरता होगा। उसे इस तरह ताक झांक करते हुए मेरे ससुर ने देख लिया था। अब दूसरे दिन ही विजेता का रिजल्ट आने वाला था, इसलिए मेरे ससुर ने ब्रजेश के अलावा किसी और लड़के को विजेता घोषित कर दिया। ब्रजेश ने कहा कि यह सब क्या हो गया, मैं तो आपका इतना मान सम्मान करता हूं और हर काम में अव्वल भी हूं, फिर इसको आपने विजेता कैसे घोषित कर दिया। तभी मेरे ससुर ने कहा कि माना कि तुम हर काम में अव्वल हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान तो दूसरों की लड़कियों में ताक झांक करने में रहता है। ऐसा बोलकर मेरे ससुर ने उसे उस अड्डे से बाहर निकाल दिया। अब घर में आने के बाद मेरे ससुर ने दूध पिया और फिर से हम लोग शुरू हो गए। अब 2-3 दिन ही निकले थे कि मेरे पति का फोन आया कि मुझे ऑफिस से ही दिल्ली जाना पड़ेगा, बहुत जरूरी मीटिंग है। मैं तो खुश हो गई कि अब तो मैं अपने ससुर के साथ पूरी तरह से एंजॉय करूंगी। इसलिए मेरे पति जब दिल्ली चले गए तो मैंने अपने ससुर को फोन कर दिया, जो अपने अड्डे में थे। उन्हें सारी बात बता दी। मेरे ससुर ने कहा कि ठीक है, मैं यहाँ के काम निपटाकर आ जाता हूं, तब तक तुम अच्छे से तैयार हो जाओ। खैर, अब रात का समय हो गया, अभी तक मेरे ससुर आए नहीं थे। मैंने अड्डे में जाकर देखा तो उनकी लाश पड़ी थी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो गया। मैंने जल्दी से अपने पति को फोन लगाया। मेरे पति भी जल्दी से वापस आ गए। अब किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इनको मारा किसने है। मेरा तो शक सीधा ब्रजेश पर ही जा रहा था, क्योंकि मेरे ससुर ने उसे अड्डे से जो निकाल दिया था। मैंने यह बात अपने पति को बताई तो मेरे पति ने पुलिस को यह सारी बात बता दी और ब्रजेश को गिरफ्तार करवा लिया। लेकिन वह अपना गुनाह कबूल करने को तैयार ही नहीं था। वह तो बस बार बार यही कह जा रहा था कि मैंने कुछ भी नहीं किया। जब से मालिक ने मुझे अड्डे से बाहर निकाल दिया था, मैं अपने गांव चला गया था, बल्कि मैं तो यहां पर था ही नहीं। अब जब ब्रजेश का सारा मोबाइल चेक किया गया, उसका लोकेशन निकलवाया गया, तो ब्रजेश सच बोल रहा था। वह सच में मेरे ससुर का कातिल नहीं था, लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो गया था कि आखिर मेरे ससुर का खून किया किसने। और सबसे ज्यादा दुख तो मुझे हो रहा था, क्योंकि इस एक इंसान से ही तो मुझे हर तरह से खुशी मिल रही थी। अब यही इस दुनिया में नहीं रहा है। इससे बड़ी भी एक और दुविधा थी
कि आखिर मेरे ससुर को मारा किसने। एक रोज जब मैं और मेरे पति बैठे थे तो हमारे घर में पुलिस आई और कहने लगी कि हमें कातिल का किसी भी तरह से पता नहीं लग रहा है, इसलिए हम लोगों को ये केस रफा दफा करना ही होगा। इतना बोलते पुलिस वहां से चली गई। अब मेरे पति ने भी बोल दिया कि ठीक है, केस को रफा दफा कर दो। लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं यह सवाल आ रहा था कि मेरे पति का आखिर वह पिता था और अपने पिता को किसी ने मार दिया और यह कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं। पुलिस ने केस बंद करने के लिए बोल दिया और मेरे पति झट से खुश हो गए। बल्कि इन्हें तो जोर देकर पुलिस को बोलना चाहिए कि आप किसी भी तरह कातिल को ढूंढो। लेकिन मेरे पति के हाव भाव देखकर लग रहा था कि उन्हें कोई भी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए मुझे उन पर शक हो गया और मैं उनके ऊपर नजर रखने लगी। दूसरे दिन मैंने सुना कि मेरे पति किसी से फोन पर बात कर रहे हैं और जो बातें मैंने सुनी उसके बाद से तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मैंने झट से फोन पुलिस को लगाया और पुलिस को घर पर बुला लिया। घर पर आने के बाद पुलिस ने कहा कि आपकी पत्नी ने मुझे फोन किया था और आपको गिरफ्तार करना है क्योंकि आपने अपने पिता का खून किया है। मेरे पति ने कहा कि क्या बकवास कर रहे हो, मैं अपने पिता को क्यों मारूंगा। तभी मैंने कहा कि यह सब तो तुम्हारी फोन की रिकॉर्डिंग बताएगी कि आखिर तुमने क्यों मारा। पुलिस ने उन्हें रिमांड पर लिया तो मेरे पति ने सारा सच उगल दिया। मेरे पति ने कहा कि दरअसल मुझे पता चल गया था कि मेरी बीवी और मेरे पापा का अफेयर चल रहा है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जो सब करते हैं, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने उन्हें ही जान से मार दिया। अपनी पत्नी को दिल्ली जाने का बोलकर मैं सीधा उस अड्डे के पास आकर छुप गया और जैसे ही सारे पहलवान वहां से चले गए और पिताजी सारा काम समेटने के बाद घर पर आने लगे तो मैंने उन्हें वहीं से पकड़ लिया और चाकू से उन्हें रौंद कर मार डाला, क्योंकि मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि मेरी बीवी के ऊपर कोई और नजर रखे। खैर, इस तरह मेरे पति ने सारा सच उगल दिया, लेकिन मुझे आज भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसमें गलती किसकी थी। गलती इसमें मेरे पति की थी, जो अपनी पत्नी को किसी और के छूने पर बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपने ही पिता को मार डाला, या गलती मेरे ससुर की थी जो मुझे खुश कर रहे थे और खुद मारे गए, या फिर गलती मेरी थी कि चंद खुशी के लिए ही मैंने सबकी जिंदगी को तहस नहस कर दिया। धन्यवाद।